दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर इकाई 4 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पर आधारित समस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हालांकि इससे पहले के वीडियो में पूर्ण संख्याओं पर जोड़ के प्रगुण तथा घटाव के प्रगुण पर चर्चा हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण तथा पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुण पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो पर इंड तक बने रहिए। और यदि अभी तक हमारे इससे पहले वाले वीडियो ना देखे हों तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ ही यदि हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण में सबसे पहला है गुणन का समवरक प्रगुण। तो देखिए, गुणन का समवरक प्रगुण का क्या मतलब है। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या ही होता है। यानी कि मान लीजिए कोई 2 या 3 या चाहे जितनी संख्याएं हों, अगर वो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका अगर गुणा किया जाएगा तो एक पूर्ण संख्या ही आएगा। यानी कि मान लीजिए एक संख्या है 2 और दूसरी संख्या है मान लीजिए 3, और इनका अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक पूर्ण संख्या ही है। तो गुणन का समवरक प्रगुण क्या है कि जब कोई पूर्ण संख्याओं का गुणनफल करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल आएगा तो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या ही होगा। फिर देखिए दूसरा है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। तो देखिए गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, यानी कि मान लीजिए दो पूर्ण संख्याएं हैं और दोनों के अगर क्रम बदल दिए जाएं तो दोनों का गुणा एक ही आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर यही दो संख्याएं ले ली जाए, मान लीजिए 2 है और गुणे 3 है, और इधर 3 गुणे 2 कर दिया जाए, यानी कि संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए। यहाँ पर लिखा है क्रम विनिमय प्रगुण। तो यहाँ पर संख्याओं के अगर क्रम बदल दिए जाएं तब भी दोनों का गुणनफल एक ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और इधर भी 3 दूनी 6। देखिए क्रम बदल गए हैं लेकिन इनका गुणा एक ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्रम विनिमय प्रगुण। यानी कि क्रम बदलने पर भी दोनों का जो गुणा है या दोनों का गुणनफल जो है वो एक ही संख्या आ रहा है। तो देखिए अगला पॉइंट है शून्य का गुणन प्रगुण। तो देखिए शून्य के गुणन प्रगुण में क्या होता है, जब कोई पूर्ण संख्या होती है और उसको शून्य से गुणा किया जाता है तो संख्या शून्य हो जाती है। यही शून्य का गुणन प्रगुण है। किसी भी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा करने पर क्या होता है, शून्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 है और 2 का अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और मान लीजिए कोई दूसरी संख्या ले ले, मान लीजिए 10 है और 10 का 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे जितनी छोटी संख्या हो और चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसको हम 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। ये है शून्य का गुणन प्रगुण। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। कुछ लोग करते क्या है कि 0 से गुणा करने पर यहाँ पर वही संख्या उतार देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर 1 से गुणा करेंगे तब वही संख्या आएगी, और अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव। तो देखिए गुणन का तत्समक अवयव क्या है। तो इसमें देखिए अगर किसी पूर्ण संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, स्वयं वही संख्या आ जाती है। किसी पूर्ण संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो स्वयं वही संख्या आ जाती है, और इसीलिए 1 को कहा जाता है गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव कहा जाता है। मान लीजिए कोई 5 संख्या है पूर्ण संख्या, और इसको अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, स्वयं वही संख्या यानी कि 5 आएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 100 है, 100 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो इस प्रकार से चाहे जितनी छोटी संख्या हो और चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसको हम 1 से गुणा करेंगे तो स्वयं वही संख्या आएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में गुणन का तत्समक अवयव क्या है, 1 है। जिस प्रकार से जोड़ में
पूर्ण संख्याओं में जोड़ का तत्समक अवयव 0 था, उसी प्रकार से यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में गुणन का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। तो इसमें देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई 3 या 4 संख्याएं हैं और इनका अगर हम गुणा करें जोड़ा बना करके, मान लीजिए 3 संख्याएं हैं और पहली संख्या को जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या को ब्रैकेट में कर लें और उसके बाद फिर जो तीसरी संख्या है उसको बाहर कर लें और उसके बाद फिर बराबर में क्या करेंगे, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को जो है ब्रैकेट में कर लें और पहली संख्या को अलग कर लें और इस प्रकार से इनका गुणा करें तो बराबर आना चाहिए। एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझिए। देखिए, मान लीजिए ये पहली पूर्ण संख्या है और इसका गुणा अगर हम करें, मान लीजिए 3 से और यहाँ पर मान लीजिए 4 ले लीजिए। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो कुछ ब्रैकेट के अंदर की जो संख्याएं हैं उनको पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे 3 और 4 का, उसके बाद जो आएगा उसका 2 में गुणा करेंगे। और इसी प्रकार से अगर देखिए साहचर्य प्रगुण में क्या होता है कि अब इसका जोड़ा बना ले और इसको बाहर कर ले, यानी कि 2 गुणे 3 इसको ब्रैकेट के अंदर करें और बाहर 4 कर लें। यानी कि अगर हम इस प्रकार से करें और इस प्रकार से करें, यानी कि लास्ट वाली 2 संख्याओं का जोड़ा बना लें या तो पहले वाली 2 संख्याओं का जोड़ा बना लें और उसके बाद गुणा करें, तो दोनों कंडीशन में हमारा उत्तर एक ही आना चाहिए। तो समझ लीजिए कि गुणन में जो है साहचर्य प्रगुण भी फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 हो जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए 2 तिहाई 6 और 6 चौक 24, तो यहाँ भी 24 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुणन संक्रिया में साहचर्य प्रगुण फॉलो करता है या ये नियम लागू होता है। तो ये हो जाएगा साहचर्य प्रगुण। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। इसमें देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या 2 है और इसका गुणा करना है हमको 3 + 4 से, इस प्रकार से गुणा करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ करके और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 3 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। और अगर हम इसी को जो है वितरण प्रगुण के द्वारा इस तरीके से करें, इसका गुणा कर दें, यानी कि 2 गुणे 3 और बीच में प्लस है, प्लस लगा लें और फिर 2 का गुणा कर दें 4 से, तो 2 गुणे 4 इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 हो जाएगा और 7 दूनी 14, तो यहाँ पर इस तरीके से 14 आएगा। और यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस लगाए और 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 हो गया और 8 6 14 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए दोनों कंडीशन में हमारे एक ही आंसर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अगर इस तरीके से किए तब भी हमारा 14 ही आ रहा है और यहाँ पर इसको अलग अलग वितरण प्रगुण के द्वारा किए तब भी हमारा जो है यही उत्तर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुणन संक्रिया में वितरण प्रगुण भी लागू होता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण। गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण, यानी कि घटाने पर हम देखिए कैसे करेंगे, इसी प्रकार से हम कर दें कि अगर मान लीजिए, देखिए यही सवाल हम पुनः ले रहे हैं, मान लीजिए 2 है और बीच में गुणे का चिन्ह है और यहाँ पर घटाने पर वितरण करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 - 4 कर देंगे। तब देखिए दोनों कंडीशन में एक ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 गुणे 3 और बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे और फिर यहाँ पर देखिए 2 गुणे 4 करेंगे, 2 गुणे 4। अब यहाँ पर इसको अलग हल कर लीजिए और इसको अलग हल कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 गुणे, यहाँ पर देखिए 3 से 4 को माइनस करेंगे तो ये छोटी संख्या है तो हम 4 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और जो है 1 आएगा और वो आएगा माइनस का। हमेशा देखिए प्लस माइनस को आपस में घटा लेते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। जो है कोई भी 2 संख्याएं हों, छोटी और बड़ी संख्याएं हों, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो दोनों को हमेशा आपस में घटा लेते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। अगर बड़ी संख्या
प्लस की है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए बड़ी संख्या माइनस वाली, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए 2 से -1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। अब बराबर के उस पार की संख्याएं हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6, और माइनस का देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 8 में से 6 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस वाली संख्या जो है वो बड़ी है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, तो माइनस का हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर भी माइनस का 2 आ रहा है और यहाँ पर भी माइनस का 2 आ रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन में जो है आंसर सेम आ रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण में जो है घटाने का वितरण नियम जो है वो भी फॉलो करता है, यानी कि ये भी इसमें लागू किया जा सकता है, यानी कि दोनों कंडीशन में इसका आंसर सेम आ रहा है। देखिए पूर्ण संख्याओं में गुणा की संक्रियाएं अब समाप्त हो गई हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है भाग की संक्रिया में समवरक प्रगुण। तो देखिए भाग की संक्रिया में समवरक प्रगुण क्या है, तो देखिए एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है, अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समवरक नहीं है। यानी कि जैसे दो पूर्ण संख्याएं हैं और दोनों पूर्ण संख्याओं को मान लीजिए अगर एक दूसरे से भाग किया जाए तो देखिए पूर्ण संख्याओं को एक दूसरे से भाग करने पर हमेशा जो है एक पूर्ण संख्या ही नहीं आता है, क्योंकि इसका आंसर जो है दोनों में आ सकता है, यानी कि पूर्ण संख्या भी आ सकता है और अपूर्ण संख्या भी आ सकता है। एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है और पहले देख लीजिए मान लीजिए जैसे 4 है और 4 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन इसी में अगर हम कह दें कि 5 को 2 से भाग करिए तो देखिए ये भी एक पूर्ण संख्या और ये भी एक पूर्ण संख्या, यहाँ पर भी ये पूर्ण संख्या थी और ये भी पूर्ण संख्या थी। यहाँ पर भाग करने पर 2 आया जो कि एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, यानी कि 2.5। तो यहाँ पर देखिए ये क्या पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से लेकर के अनंत तक होती हैं पूर्ण संख्याएं, जो कि यहाँ पर 2.5 दिया है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्ण जो है भाग की संक्रिया में समवरक प्रगुण जो है वो लागू नहीं होता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। तो देखिए किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, क्योंकि शून्य से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 5 लिए, अब 5 को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो जो है यहाँ पर क्या आएगा, अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट या अनंत कह सकते हैं। इंग्लिश में जो है इसको इनफाइनाइट बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे, अनंत। यानी कि किसी संख्या को अगर 0 से भाग करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित, यानी कि उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि कितना आएगा। और यहीं पर हम आप लोगों को बता दें, अगर ऊपर 0 हो यानी कि अंश में 0 हो और किसी संख्या से अगर भाग देना हो तो उस कंडीशन में आएगा 0, यानी कि अगर 0 को किसी संख्या से भाग करना हो तो 0 आएगा, लेकिन अगर किसी संख्या को 0 से भाग करना है तो क्या आएगा, अनंत आएगा, इनफाइनाइट। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए 0 एक बहुत ही छोटी संख्या है, या कह लीजिए नथिंग, कुछ नहीं है। 0 मीन्स कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर ऊपर 5 है, यानी कि वो 0 से
बड़ी संख्या है। और यहाँ पर जीरो का कुछ मतलब नहीं, तो जब कुछ मतलब नहीं है तो उससे अगर भाग दोगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा। और यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर जीरो से बड़ी संख्या अगर उससे भाग दोगे तो जीरो आएगा। इस प्रकार से हमको याद रखना है, यानी कि जीरो से बड़ी संख्या अगर उसको हम जीरो से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, यानी कि कोई बहुत बड़ी संख्या आएगी जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें कि जीरो को 5 से डिवाइड करना हो तब कितना आएगा, तो जीरो आएगा। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण। पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण। तो देखिए, अगर पूर्ण संख्या कोई है, मान लीजिए 2 है, अब 2 को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार से अगर 5 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए, पूर्ण संख्याओं में अगर जो है 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, स्वयं वही संख्या आएगी। तो 1 को हम भाग का तत्समक अवयव भी कह सकते हैं। पूर्ण संख्याओं में 1 को भाग का तत्समक अवयव भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी पूर्ण संख्या को भाग करने पर स्वयं वही संख्या आती है। जैसे कि गुणा में था कि 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तब भी जो है किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्वयं वही संख्या आती थी। और जोड़ में क्या है, जोड़ में तत्समक अवयव है कि अगर किसी भी संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या में जीरो को प्लस करेंगे तो जो है स्वयं वही संख्या आएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट है शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग विशेष रूप से जान लीजिए शून्येतर का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये पॉइंट तो बहुत आसान है, लेकिन ये जो शब्द है, कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं गणित में भी जिनका मतलब हमको नहीं पता होता है और उसी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है पॉइंट, शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। तो देखिए, शून्य हो गया और शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या का मतलब है शून्य से इतर। देखिए, यहाँ पर अगर इसका संधिविच्छेद किया जाए तो क्या हो जाएगा, शून्य धन इतर, यानी कि शून्य से इतर। इतर का मतलब शून्य से अलग। तो शून्य से अलग संख्या क्या होंगी, जो शून्य से अलग हो, यानी कि वो शून्य ना हो। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या इस तरीके से लिख दीजिए। कुल मिला के यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो शून्य में अगर किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण किया जाए तो क्या होगा, मान लीजिए शून्य है और शून्य को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो कि अभी आप लोगों को हम ऊपर बता चुके हैं कि अगर शून्य को किसी संख्या से भाग किया जाता है तो शून्य आता है, और अगर किसी संख्या को शून्य से भाग किया जाता है तो इनफाइनाइट आता है, यानी कि अनंत आता है। यही इसमें जो है बताया गया है कि शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। फिर देखिए, अगला पॉइंट है कि किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। तो देखिए, शून्येतर दोनों जगह पर लिखा है, तो यहाँ पर शून्येतर का जो मतलब हम बताए हैं ऊपर, उसको विशेष रूप से ध्यान रखना। और परीक्षाओं में देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो ये शब्द है ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, और इसी के लिए जो है जो स्टूडेंट होते हैं इसी जो है शब्द की वजह से आंसर गलत कर देते हैं, क्योंकि इसका उनको मतलब ही नहीं पता होता है कि शून्येतर है क्या। तो यहाँ पर देखिए, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या, तो शून्येतर का मतलब जो शून्य ना हो, शून्य से इतर, यानी कि जो शून्य से अलग हो। तो यहाँ पर शून्य नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए शून्य से इतर कोई पूर्ण संख्या है, मान लीजिए हम 5 ले लिए। अब जरूरी नहीं कि आप 5 लीजिए, यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए जो है हम 5 ले लिए। अब उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से, तो जाहिर सी बात है जब 5 लिए हैं तो नीचे भी हम 5 लेंगे, संख्या से भाग का परीक्षण। तो यहाँ पर अगर हम कोई शून्येतर पूर्ण संख्या यानी कि जो शून्य ना हो उसको लें, और उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से यानी कि उसके बराबर जो दूसरी उसके बराबर ही जो संख्या है उससे अगर भाग करें तो
क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए 5 एक कम 5, यहाँ पर 5 से जो है ऊपर नीचे दोनों 5 कट जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आएगा, 1/1, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए अगला पॉइंट है, संख्या रेखा पर विभाजन तथ्यों को बताइए। यानी कि अगर संख्या रेखा पर हमको जो है विभाजन करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको संख्या रेखा पर अगर विभाजन करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 12 दिया है और उसको भाग करना है 2 से, तो ऐसे सिंपली तो हम कर देंगे, 2 छक्का 12 हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक सीधी रेखा खींच लेंगे और फिर यहाँ पर जो है एक तरफ यानी कि प्लस की तरफ हम 0 से लेकर के 12 तक दर्शा लेंगे। इसके आगे भी पॉइंट दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर आवश्यकता 12 तक है, तो हम 12 तक इसमें इस संख्या रेखा पर दर्शा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आगे हो जाएगा 11 और फिर 12। देखिए यहाँ पर प्लस की संख्याओं की जरूरत है, इसलिए सिर्फ प्लस की तरफ लिखे हैं। अगर हमको माइनस की जरूरत होती तो इधर भी हम माइनस की संख्याएं दर्शा लेते। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर 2 से भाग करना है 12 का। तो यहाँ पर देखिए हम 2 तक पहले चलेंगे, यानी कि 2 स्टेप बाय स्टेप 2 अंक आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमेशा चलना 0 से शुरुआत करते हैं, तो 0 से पहले 2 पर जाएंगे, फिर 2 से 2 अंक चलेंगे तो कहाँ पर पहुंचेंगे, 4 पर पहुंचेंगे। फिर इसी प्रकार से 2 अंक आगे खिसकेंगे तो कितना, 6 पर आ जाएंगे। 6 से आगे फिर 2 अंक आगे बढ़ेंगे तो 8 पर आ जाएंगे। फिर 8 से 2 अंक आगे बढ़ेंगे तो 10 पर आ जाएंगे, और 10 से फिर आगे बढ़ेंगे तो कितने पर आ जाएंगे, 12 पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर देखिए 0 से चले और 12 तक पहुंच गए स्टेप बाय स्टेप, और हर बार केवल 2 अंक आगे जो है बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है 12 है, और 12 को अगर हम 2 से भाग करें तो देखिए 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 आएगा, यानी कि 6 बराबर भागों में बट गया। यानी कि जो 12 था ये 6 बराबर भागों में बट गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 बराबर भाग हो गए। तो इस प्रकार से अगर ये हमको जो है संख्या रेखा दी हुई हो तो हमको इस प्रकार से क्वेश्चन को कर देना है। और अगर ये समीकरण हमको दिया हो या ये क्वेश्चन दिया हो और इसको संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।